नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ शुरू करते हैं भारत की बात। अब से रोज रात 8 बजे मैं आप सबको भारत की बात बताऊंगी। एबीपी न्यूज के दर्शकों तक भारत की बात पहुंचाना मेरे लिए नया नहीं है। देश के कोने कोने तक पहुंचकर मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। 2012 में जब दिल्ली में निर्भया के साथ दरिंदगी हुई तो मैंने उसकी कहानी पूरे भारत को बताई। जब शाहीन बाग में CAA विरोधी आंदोलन हुआ तो मैंने वो बात भी आप तक पहुंचाई। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड की हर आवाज, हर चीख मैंने आपको सुनाई। गुजरात में पानी के लिए दलितों के संघर्ष की दास्तान पूरे भारत को बताई। एक बार फिर खबरों की वही धार, वही रफ्तार और उन्हीं तेवरों के साथ एबीपी न्यूज पर मैं लेकर आई हूं भारत की बात। तो चलिए शुरू करते हैं उन खबरों के साथ जिन पर आज भारत की बात में होगी विस्तार से चर्चा। योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे कैसे बीजेपी का विजय मंत्र बन गया है, कैसे बीजेपी इस नारे का इस्तेमाल इंडिया गठबंधन की जाति कार्ड की काट के तौर पर देख रही है, पूरी रिपोर्ट आपके सामने होगी। इसके अलावा बात मराठा आरक्षण के नाम पर आंदोलन खड़ा करने वाले मनोज जरांगी की भी होगी, जिन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उनके यू टर्न से किसको फायदा होगा और किसे नुकसान, इसे विस्तार से समझाएंगे। दिल्ली, मुंबई समेत तमाम रेलवे स्टेशन पर छठ के लिए यूपी बिहार जाने वालों की लंबी कतार है। ट्रेनों की कमी के चलते लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर है। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, एक एक रिपोर्ट आपके सामने होगी। लेकिन शुरुआत करते हैं, चलिए भारत की बात में शुरुआत कर रहे हैं। लखनऊ से दिल्ली और मुंबई से रांची तक इन दिनों एक पोस्टर सबसे ज्यादा चर्चा में है। ये पोस्टर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान का है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। अब पूरे देश की सियासत इन्हीं 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। हरियाणा का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के कई नेताओं से इस बयान को विस्तार देते हुए देखा गया और विपक्ष हर रोज इसके जवाब में नए नारे गढ़ रहा है। तो क्या माना जाए, आने वाले दिनों में यही नारा बीजेपी का बड़ा चुनावी हथियार बनने वाला है, या फिर महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों के बाद ये नारा सियासत की गलियों से कहीं गायब हो जाएगा? और इंडिया गठबंधन के पास इस नारे की क्या काट है, देखिए जरा। कटेंगे तो कटेंगे। यही वो नारा है जिसे इन दिनों देश की चुनावी राजनीति की धारा बदलने का इशारा माना जा रहा है। कटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 अगस्त को जब आगरा में वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था, तब उनके दिल में क्या था ये तो पता नहीं, लेकिन उनकी बात बीजेपी नेताओं की जुबान पर चढ़ने लगी। सुरक्षित हिंदू, संगठित हिंदू, बटोगे तो कटोगे। हम डिवाइड करके नहीं, हम सबको जोड़ करके शासन करना चाहते हैं और इसलिए कह रहे हैं कि बंटना नहीं है। योगी के नारे को पहले बीजेपी के नेताओं ने दोहराया, फिर कुछ ही दिन बाद उस पर संघ ने भी मुहर लगा दी। समाज की एकता एक हम जाति, भाषा, प्रांत के अगर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए ये कहता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती हैं, तो उससे आगाह करना पड़ता है, उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। राजनीति में बेमानी कुछ नहीं होता, हर बयान और कदम के पीछे मजबूत वजह होती है। सवाल है कि बीजेपी को बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्या बीजेपी यह नारा चुनावी रणनीति को ध्यान में रखकर आगे बढ़ा रही है? क्या बीजेपी को इस नारे में अखिलेश के पीडीए की काट दिखाई दे रही है? क्या बीजेपी इस नारे से जातियों में बटे हिंदुओं के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है? इन सवालों का जवाब इसी साल जून में लोकसभा के चुनाव और पिछले महीने हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों में छिपा है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष के संविधान खतरे में और जाति जनगणना वाले नैरेटिव में फंसकर बीजेपी अकेले दम पर बहुमत से चूक गई। दरअसल बीजेपी 2014 से दलितों पिछड़ों के वोटों पर जीतती रही थी, लेकिन विपक्ष ने जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर इसमें सेंध लगा दी।
लोकसभा चुनाव के बाद से ही संघ और भारतीय जनता पार्टी अपने बिखरे हुए वोट को इकट्ठा करने का तरीका खोज रहे थे। इसी बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुई हिंसा को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, बटोगे तो कटोगे, जिसे भारतीय जनता पार्टी अपने जीत का मंत्र मान रही है। इसका प्रमाण मिला हरियाणा में, जहां प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ अपनी हर रैली में बटोगे तो कटोगे वाला नारा दोहराते रहे और बीजेपी ने पहले से ज्यादा सीट लाकर बहुमत की सरकार बना ली। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में 14 सीट पर प्रचार किया। उन्होंने हिंदुओं को एकजुट होकर देश के लिए वोट देने की अपील की और बीजेपी ने योगी के प्रचार वाली 14 में से 9 सीट जीत ली। इस आंकड़े के मुताबिक योगी के प्रचार का स्ट्राइक रेट 60% से ज्यादा रहा और उसके बाद से ही बीजेपी बटोगे तो कटोगे के नारे को चुनावी धार दे रही है और विपक्ष इस पर भड़का हुआ है। जुड़ेंगे, हम लोग तो जोड़ने वाला काम करते हैं, अगर बटेंगे नहीं तो हम जाति जनगणना होगी। तोड़ना, नफरत फैलाना, कटना, बटना, ये तो मवालियों की भाषा है ना। महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी उपचुनाव की गहमा गहमी के बीच हाल ही में प्रधानमंत्री गुजरात के केवड़िया गए थे, जहां से उन्होंने भी बटने के खतरे से आगाह किया था। आज कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। प्रधानमंत्री ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा बेशक नहीं लगाया, लेकिन उनकी बातों को भी योगी के नारे पर मौन सहमति के तौर पर देखा गया। सवाल है कि क्या नारों में वाकई चुनाव जितवाने की ताकत होती है? देखिए, नारों का चुनाव में असर तो पड़ता है। अगर नारों का असर ना पड़े तो पार्टियां इतनी मेहनत से नारों को ना गढ़े। जो ये लगता है, नारे लोगों को मोबिलाइज करने में, लोगों को आकर्षित करने में कई बार सफलता हासिल होती है पार्टियों को, लेकिन सिर्फ नारों के बदौलत आप चुनाव जीत जाएंगे, अगर कोई पार्टी इस पर भरोसा करती है तो मुझे लगता है भूल कर रही है। अब महाराष्ट्र में चुनाव है और योगी का नारा वहां पोस्टर बनकर पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव है और वाराणसी में बीएचयू के गेट के बाहर योगी के नारे को विस्तार देता पोस्टर लग चुका है। सियासत में साम दाम दंड भेद सब कुछ जायज माना जाता है, इसीलिए नारे गढ़ते वक्त शब्दों की परवाह नहीं की जाती। बटेंगे तो कटेंगे नारे को अखिलेश यादव ने राजनीति के इतिहास का सबसे नकारात्मक नारा बताया है। वहीं बीजेपी के लिए ये नारा विजय मंत्र से कम नहीं है। बीजेपी इसी नारे के दम पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रही है। बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है, उसके बारे में भी जल्दी से आपको बता देते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया था। ये नारा खूब हिट भी हुआ। इस नारे ने असर भी दिखाया और यूपी की 80 में से 37 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी। वहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ और वो 33 सीटों पर सिमट गई। सिर्फ यही नहीं, पिछड़े और दलितों का जो बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ जाता था वो भी छिटक गया और संविधान जैसे मुद्दे पर उसके विरोध में खड़ा हो गया। नतीजा, मुसलमानों के साथ दलित पिछड़ों का नया कॉम्बिनेशन तैयार हुआ और अखिलेश यादव ने दिल खोलकर इसी वर्ग को टिकट भी बांटी। इससे पहले बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर विरोधियों को घेरती थी और इसी पिच पर उन्हें हराती थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का जाति कार्ड नया खेला कर गया। अब बीजेपी की कोशिश फिर से उस हिंदू वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की है जो खिसक गया है। इसके लिए हिंदुत्व का कोई नया नारा तो नहीं दिया गया, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का तीर उसी जगह लगा है जहां बीजेपी चाहती थी। तो भारत की बात में अब आपको दिखाते हैं छठ के लिए घर लौट रहे ट्रेन यात्रियों की टॉयलेट कथा। जी हां, कल से छठ का त्योहार शुरू हो रहा है। दिल्ली, मुंबई और सूरत जैसे बड़े शहरों में काम करने वाले उत्तर भारतीय कुछ दिनों के लिए अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन उनका ये सफर आसान नहीं है। कोई ट्रेन के दरवाजे पर लटका है तो कोई खिड़की पर अटका हुआ है, तो कोई 15 से 20 घंटे के सफर में टॉयलेट में ही कैद है, क्योंकि रास्ते में किसी ने भी अपनी जगह छोड़ी तो वो दोबारा ट्रेन में घुस पाएगा, इसकी उम्मीद न के बराबर है। छठ की तैयारियों पर रेलवे का दावा तो बहुत बड़ा है, लेकिन जमीनी हकीकत उन दावों की हवा निकाल रही है।
कहाँ से चढ़ पाएंगे? देख रहे हैं आप हाल ट्रेन का क्या स्थिति है। तो सर किसी भी तरह आप देखते हैं, अगर दूसरा ट्रेन मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो अन्यथा बस से जाएंगे। हाय रे व्यवस्था, वाह रे व्यवस्था। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर तो हो गया, लेकिन हालात आज तक नहीं बदल सके। जो लटके हुए हैं वो आखिरी तक लटके रहेंगे। जो इंतजार कर रहे हैं वो न जाने कितनी देर तक इंतजार करेंगे, और जो किसी तरह ट्रेन में घुस गए वो चमत्कार समझ रहे हैं। ये छठ पर गांव लौटने वाले यात्री हैं। भारतीय रेलवे का स्लोगन है, मुस्कान के साथ सुखद यात्रा। लेकिन ना तो यहाँ किसी के चेहरे पर मुस्कान है और ना ही सुखद एहसास। अगर कुछ है तो लाचारी, बेबसी और बदइंतजामी। सर क्यों बैठे हो? नीचे दिक्कत हो रहा है। अच्छा, जगह नीचे नहीं है? जगह नहीं है। कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली से। कहाँ तक जाना है? कटिहार। इसी तरह जाओगे? चंदौली का हाल आपने देख लिया, अब बिहार के गया का हाल भी देख लीजिए। महाबोधि एक्सप्रेस के जनरल कोच में सीट सिर्फ 80 है और दावेदार सैकड़ों में। कोई दरवाजे से घुसा, कोई खिड़की से घुसा, और जिसे कहीं जगह नहीं मिली वो टॉयलेट में घुस गया। ये गुजरात का सूरत है, जहां के उधना रेलवे स्टेशन पर हजारों यात्रियों की भीड़ दिवाली के अगले दिन से इसी तरह उमड़ रही है। कतारों में लोग लगे हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, इस इंतजार में कि ट्रेन में सीट मिलेगी और ये अपने गांव में छठ मना पाएंगे। ये मुंबई का लोकमान्य तिलक टर्मिनस है। पवन एक्सप्रेस जैसे ही प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई, ट्रेन के अंदर घुसने के लिए मारामारी मच गई। कोई अंदर घुसा, कोई बीच में फंसा, तो कोई बाहर ही लटक गया। लोग बोल रहे हैं, छठी मैया ने बुलाया है तो लटक कर भी चले जाएंगे। लोग अंदर जाने के लिए जगह नहीं ले पा रहे हैं, इतनी सफोकेशन है यहाँ पर, सांस लेने के लिए जगह नहीं हो पा रही, इतनी गर्मी है। और देखिए एज पर लोग खड़े हैं, इनका कहना है कि ऐसे 36 घंटे वो ट्रैवल करेंगे। अंदर क्यों नहीं जा रहे आप? कम से 24 घंटा का यात्रा करेंगे। क्या करें, सरकार कोई सुविधा नहीं दे रहा है तो क्या करें। ये हिंदुस्तान के सामान्य यानी जनरल लोग हैं, जो जनरल कोच में इसी तरह अपने गांव जा रहे हैं। एक एक सीट पर 6-6 लोग बैठे हैं। जितने बैठे हैं उससे ज्यादा खड़े हैं, और कुछ तो लटके भी हैं। न पंखा चल रहा है, न कोई व्यवस्था है। सिस्टम की क्रूरता है, झेलते हुए जाना है। पुलिस वाले थे, लाइन में लगाए थे हम लोग को, और भर गया तो भाग गए छोड़कर। कितने घंटे का यात्रा करेंगे ऐसे? 36 घंटा। हाँ, छठ के लिए। कई घंटे के सफर के बाद ट्रेन जब बिहार में एंट्री करती है तो हालात बदलते हैं। हमारे संवाददाता शशांक कुमार पटना रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जनरल कोच की स्थिति देखी और लोगों का गुस्सा समझा। स्पेशल ट्रेन कई सारी चल रही, कुछ लाभ होता नहीं दिख रहा है। स्पेशल ट्रेन दिया है पर उसने भी वैसा ही किया है। वहाँ पर अभी लगभग जब ट्रेन 3 निकला तो भी 7000 आदमी बाहर खड़ा था। अंदर देखिए, भले जनरल कोच है लेकिन गंदगी बहुत है। हाँ बोलिए, देखिए लोगों की परेशानी बताइए। बाथरूम तक जाम है, बाथरूम के बाजू में भर रात बैठ के आए हैं। हाँ, बाथरूम में बैठ कर आए और सुबह में यहाँ सीट मिली। हाँ, सुबह भी मिली। कोई दिल्ली से आ रहा, कोई सूरत से आ रहा, कोई मुंबई से आ रहा, तो कोई तमिलनाडु से आ रहा। छठ का त्योहार मनाने ये लोग अपने घर तो आ रहे हैं, लेकिन कैसे आ रहे हैं वो सिर्फ यही जानते हैं। इन यात्रियों की मुसीबत आपने देख ली, अब सरकार का दावा भी सुन लीजिए। दावा तो यहाँ तक है कि इस बार 7000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। इस बार दीपावली और छठ के लिए पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ट्रेन्स की व्यवस्था की गई है। लास्ट ईयर करीब 4500 स्पेशल सर्विसेज चलाई गई थी, वो बार उस रिकॉर्ड से भी ज़्यादा 7435 स्पेशल्स चलाई जा रही हैं। ओरिजिनली प्लान 7000 का था, लेकिन एक्स्ट्रा जो ट्रैफिक, एक्स्ट्रा पैसेंजर्स आए तो उसमें 435 और बढ़ाई गई है, और भी इससे करीब 150 और बढ़ाने की व्यवस्था हो रही है। यानी 7600 के आसपास टोटल स्पेशल गाड़ियां चलाई जाएंगी। अगर वाकई व्यवस्था इतनी ही मजबूत होती, तैयारियां इतनी ही लाजवाब होती, तो क्या ही कहने थे। हर कोई जानता है कि छठ पर लाखों यात्री पूर्वांचल और बिहार के लिए सफर करेंगे, लेकिन हालात इस बार भी नहीं बदले।
मजबूरी क्या न कराए, ये तस्वीर भी मजबूरी को ही बयां कर रही है। वीडियो ग्रेटर नोएडा का है। जिन्हें ट्रेन में टिकट नहीं मिला वो दिल्ली से अपनी कार लेकर गांव की ओर निकल पड़े। नतीजा, यमुना एक्सप्रेस वे के जेवर टोल प्लाजा पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने जाम खुलाने की कोशिश की, लेकिन बढ़ते वक्त के साथ साथ ये जाम भी बढ़ता गया। कोई ट्रेन से तो कोई अपनी कार से। ये लोग अपने गांव तो पहुंच जाएंगे, छठ भी मनाएंगे, लेकिन इन्हें अभी लौट कर भी आना है। और जब लौट कर रोजी रोटी के लिए बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो एक बार फिर यही दर्द सामने आएगा। ये सच किसी से छिपा नहीं है कि त्योहार आते ही रेलवे की हकीकत सामने आ जाती है। मजबूरी में लोग टॉयलेट में भी सफर करने से गुरेज नहीं करते। रेल मंत्री ने भले ही ये दावा किया है कि इस बार 7,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, लेकिन भीड़ फिर भी फंसी हुई है, क्योंकि यात्री इतने ज्यादा हैं कि सिस्टम उनका बोझ उठाना तो दूर सह भी नहीं पाता। दिल्ली, मुंबई और सूरत जैसे बड़े शहरों में बड़ी संख्या उन मजदूरों और कामगारों की है जो परिवार का पेट पालने और परिवार की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपना गांव छोड़ते हैं। और जब त्योहार पर अपने गांव लौटते हैं तो सफर का एक एक सेकंड बिताना दुश्वार हो जाता है। गांव लौटने के लिए लोगों के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, ट्रेन, जहां टिकट मिलना लगभग नामुमकिन हो गया है। दूसरा विकल्प प्राइवेट बसों का होता है, जो त्योहार आने पर किराया इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि आम आदमी के काबू से ये बाहर हो जाता है। और तीसरा, हवाई जहाज, जिसके टिकट के दाम त्योहारी सीजन में आसमान छूते हैं। हवाई जहाज का सफर वैसे तो हवाई चप्पल वालों के बजट से हमेशा बाहर रहा है, और जो इसका खर्च उठा लेते हैं वो भी त्योहार के सीजन में 4 बार सोचते हैं। वजह साफ है, दिल्ली से दुबई या मलेशिया जाना हो तो फ्लाइट का किराया फिलहाल 11,000 से 16,000 रुपए के बीच है, लेकिन अगर दिल्ली से पटना जाना हो तो इसका किराया 12,000 से 19,000 रुपए तक पहुंच गया। यही हाल अहमदाबाद, दिल्ली, बैंगलोर समेत कई बड़े शहरों का भी है, जहां से पटना जाने वाली फ्लाइट की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। अब इसे आपदा में अफसर कहा जाए या फिर सिस्टम की मनमानी, कुछ भी कहिए, बात बराबर है, क्योंकि जो किराया आम दिनों में 5 से 8,000 रुपए होता है वो 2 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। और ये हालात सिर्फ अभी के नहीं है। जब लोग छठ त्योहार बनाकर पटना से दूसरे शहरों में लौटेंगे तो उन्हें फिर से इसी तरह बढ़ी हुई कीमतों का सामना करना पड़ेगा। और अब रुख करते हैं चुनावी राज्य झारखंड का, जहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री ने रोटी, बेटी और माटी की बात कही। आदिवासी पहचान की रक्षा का वादा किया, लेकिन साथ घुसपैठ का मुद्दा उठाकर बड़ा इशारा भी कर दिया। प्रधानमंत्री की आज की इन बातों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यूसीसी वाले ऐलान से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल बीजेपी का वादा है कि वो चुनाव जीतने पर झारखंड में यूसीसी लागू करेगी, लेकिन आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखेगी। सवाल है कि इससे बीजेपी को हासिल क्या होगा। सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी पूरे देश में यूसीसी लागू करने की तैयारी तो नहीं कर रही। घर घर जाकर सबको कहना, मोदी जी चाईबासा आए थे, मोदी जी ने हर एक को जोहार कहा है। रोटी, बेटी और माटी के सम्मान के लिए समर्पित। भारत के इतिहास में कांग्रेस और आरजेडी इनसे बड़ा आदिवासी विरोधी कोई नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव से 9 दिन पहले झारखंड के चाईबासा पहुंचे प्रधानमंत्री ने चुनावी मंच से रोटी, माटी, बेटी की बात की। आदिवासी कार्ड चला और भरोसा देने वाले अंदाज में लगे हाथ घुसपैठ का मुद्दा भी उठा दिया। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। निशाना किधर है ये समझना मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से एक दिन ही पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी वाली फील्डिंग बिछा चुके थे। झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे।
कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। अमित शाह अपनी बातों से 2 पॉइंट पूरी तरह क्लियर कर चुके हैं। पहला ये कि झारखंड चुनाव में यूसीसी बीजेपी का एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। दूसरा ये कि आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। और इन्हीं 2 बातों से विपक्ष सबसे ज्यादा भड़का हुआ है। कहते हैं कि यहाँ एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। मैंने कहा यहाँ पर ना एनआरसी होगा ना यूसीसी होगा, यहाँ होगा तो सीएनटी होगा, एसपीटी एक्ट होगा, पैसा कानून होगा। मुद्दे की बात नहीं करती ना भाजपा, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई के बारे में बात कर रही है। उस बेटिया की बात करते हैं, ये बात करते हैं, ये सब खाली ध्यान भटकाने वाली बातें। यूसीसी बीजेपी नेताओं के लिए जनसंघ के जमाने से ही बड़ा मुद्दा रहा है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां तेजी से काम भी किया गया। गोवा में बीजेपी समान नागरिक संहिता लागू कर चुकी है। उत्तराखंड में इसे लागू होने की प्रक्रिया फाइनल स्टेज में है। बीजेपी अब झारखंड में यूसीसी की बात कर रही है और आदिवासियों को इससे बाहर रखने का वादा भी कर रही है। ये वो वादा है जिसे बीजेपी पिछले कुछ सालों से हर जगह दोहराती रही है। इसके पीछे है वोट का गणित। बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों में जगह तो बनाई, लेकिन अगड़ों की पार्टी होने के ठप्पे से पूरी तरह से छुटकारा नहीं पा सकी। अब आदिवासी पहचान की रक्षा की बात उसे इसमें कामयाबी दिला सकती है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश कर रही है। आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रख वो उन्हें अपने पाले में लाना चाहती है, तो दूसरी तरफ हिंदू वोटरों को एकजुट करने की उसकी कोशिश भी जारी है। घुसपैठियों को शिनाख्त करने के लिए एनआरसी और एनआरसी जैसे सर्वे हमें करवाना ही पड़ेगा। अगर कानून नहीं होगा, यूसीसी नहीं होगा, एनआरसी नहीं होगा, तो पूरा झारखंड तो घुसपैठियों ने कब्जा कर लेगा। और हेमंत सोरेन वही चाहते हैं कि झारखंड घुसपैठी आते रहे, उनका वोट बैंक बनते रहे। बीजेपी झारखंड चुनाव में यूसीसी के नाम पर जो 2धारी तलवार भांज रही है वो विरोधियों की चुनावी रणनीति के लिए घातक हो सकता है। ये बात विपक्ष भी बखूबी समझ रहा है। ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और इसके अलावा उनके पास कुछ है भी नहीं। ऐसे इश्यूज को उठाया जाता है जो विवादित हो, कंट्रोवर्शियल हो और जिससे आसानी से वोटों का ध्रुवीकरण हो। झारखंड के लोग उनके इन झांसे में आने वाले नहीं। झारखंड में कौन किसका दामन थामता है और कौन किससे नाता तोड़ता है ये 23 नवंबर को तय होगा। लेकिन यूसीसी को लेकर बीजेपी जिस तेजी से आगे बढ़ रही है वो इशारा है कि आने वाले दिनों में वो दूसरे राज्यों को भी इसके दायरे में लाने की कोशिश कर सकती है। और अब बात एक और चुनावी राज्य महाराष्ट्र की, जहां मराठा आरक्षण आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा बन चुके मनोज जरांगे पाटिल सुर्खियों में हैं और उनकी सुर्खियों में रहने की वजह है उनका यू टर्न। आज महाराष्ट्र में नाम वापसी का आखिरी दिन था और मनोज जरांगे पाटिल ने ऐलान कर दिया कि वो विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। मनोज जरांगे पाटिल ने यह भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। मनोज जरांगे पाटिल ने ऐलान किया था कि उनकी तरफ से 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। अगर ऐसा होता तो मराठा वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ खड़ा हो सकता था। मनोज जरांगे जिस मराठवाड़ा से आते हैं वहां लोकसभा की 8 सीटें हैं और जब बीजेपी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था तो इसका खामियाजा महायुति को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा था। 8 में से 7 सीटें ऐसी थी जहां महायुति के उम्मीदवार हार गए थे। अब सवाल है कि उनके इस यू टर्न के बाद किसे नफा होगा और किसे नुकसान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।